Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. It is exercise number 2.2, right? Exercise 2.2 का second part 2 and part first में हमने up to question number 10 खत्म किया था. up to question number 10 यहाँ तक हमने part 1 में खत्म किया था. part 2 में remaining 10 और 11 जो भी questions हैं आज की क्लास में हम खत्म करेंगे. फाइन एंड इजी क्वेश्चंस है काफी, है ना. कुछ प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस है ही नहीं, बोर्ड पैटर्न है. बस अपने बेसिक्स पे स्ट्रिक्ट रहो और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आसान है. मैथ्स के सब्जेक्ट में मतलब कंसिडरेबल गुड स्कोर करना, है ना. लाइक 90 to 100 के बीच में स्कोर करना तो काफी इजी है. इवन 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना भी इजी है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, इजी है. एंड 90 to 100 स्कोर करना इज क्वाइट इजी मैथ्स के एग्जाम. बाकी सब्जेक्ट्स का मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स में आप गलत मत करो, बस सही करो तो वो मार्क्स क्यों काटेगा, है ना. बाकियों में तो क्या हो, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप का काट दिया, है ना, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक काट दी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक काट दी. मैथ्स में ऐसी कोई चीज होती नहीं है ना, तो मार्क्स नहीं काटेगा. बस आप बेसिक्स के हिसाब से सही करके आओ. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज, सो पहले टेन इनवर्स लगा दिया, फिर मतलब पहले एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दिया, बाद में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दिया, एंड उसके बाद में अगेन एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दिया. तो देखो हमेशा अल्टरनेट चलेगा. अगर अल्टरनेट नहीं चल रहा है तो क्वेश्चन इनवैलिड है. ठीक है ना, समझ गया ना. क्योंकि सपोज करो मैं साइन के बाद साइन इनवर्स ना लगा के और कुछ और टेन लगा रहा हूं, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि टेन लगा दिया तो उसकी जो रेंज आई, जरूरी थोड़ा ना उस पर साइन लगे. ठीक है, लेकिन फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन फंक्शन, ये फिर भी वैलिड हो सकता है. वो भी चेक करना पड़ेगा है या नहीं, वो भी वो हो सकता है. क्योंकि क्या है कि टेन इनवर्स जो मैंने लगाया तो उसका जो आंसर आएगा वो एक एंगल आएगा, फिर एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग सकता है. समझ गए ना भाई. सपोज करो साइन किस पर लगता है, एक एंगल पे लगता है. आंसर क्या आता है, एक रियल नंबर. अब रियल नंबर पे तो अगेन एक आईटीएफ लगेगा ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा ना. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे लगेगा? तो अगर मैं केवल ट्रिग्नोमेट्रिक लगाए जाऊं तो गलत है, और मैं केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लगाऊं वो गलत है. लेकिन अल्टरनेट लगाए जाऊं तो शायद वैलिड हो सकता है, चेक करना पड़ेगा. अब हमको क्वेश्चन गिवन है, दैट मीन्स वो वैलिड ही होगा. बट फिर भी हमारा तो धर्म बनता है कि चाहे से कैसा भी क्वेश्चन हमको चेक करना है. ठीक है, ओके. सो हमने जैसे क्लास 10th तक के क्वेश्चंस किए, सबसे पहले अंदर वाला, फिर बाहर वाला, फिर सबसे बाहर वाला. ओके, तो सबसे पहले साइन इनवर्स हाफ को सॉल्व करेंगे. बोलो. सो टेल मी, साइन इनवर्स हाफ का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ कि साइन फंक्शन हाफ कब बनता है, राइट. तो टेल मी, ये देखो टू को तो मैं छेड़ता ही नहीं हूं. मुझे बताओ साइन हाफ कब बनता है? 5/6. साइन हाफ कब बनता है? 5/6. अब यहाँ पे हमको एक चीज लिखनी पड़ेगी, बिकॉज बिकॉज 5/6 जो है साइन की रेंज में है ना. क्या होती है साइन की रेंज? देखो, साइन इनवर्स हाफ को y/6 तभी लिखा जा सकता है अगर वो उसकी रेंज से बिलोंग करता हो तो. ठीक है. अब देखो 10th क्लास तक की ट्रिग्नोमेट्री अलग थी, उसमें ये सारी बातें डिस्कशन नहीं होती थी. लेकिन अभी हमने फिर देखा 11th क्लास में कि यार वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं. फिर हमने 12th में देखा कि यार हमने एक प्रिंसिपल वैल्यू भी मान ली उसकी, तो हम उसका आंसर जो लिख रहे हैं वो उसकी रेंज में है या नहीं है वो हमको मेंशन करना जरूरी है. इसके दो फायदे हैं, एक तो मार्क्स नहीं कटेंगे, और दूसरा हर एक क्वेश्चन में अभी अगर जब अपन नोट डाउन कर रहे हैं तो भूल जाओ, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही हो जाना है. एक तो मैं रोज पूछूं आपसे कि खड़े हो जाओ, डोमेन बताओ, उसकी रेंज बताओ, आते ही मैं 10 मिनट इसमें वेस्ट करूं, इससे चाहे हमारे क्वेश्चन में लिखें तो उससे हमारी डोमेन रेंज रिवाइज हो रही है. और वो बहुत ज्यादा जरूरी है कैलकुलस के लिए, सबकी डोमेन रेंज पता होना, राइट. और दूसरी चीज, मार्क्स कटने के चांसेस खत्म हो गए. आपने सब कुछ मेंशन कर दिया, कहाँ मार्क्स कटेगा. ओके, तो जब भी वैल्यू लिखो सामने रीजन लिख दो कि ये उसकी रेंज में है. ओके, चलो नेक्स्ट. तो अब 2 × 5/6 को सॉल्व कर दो. नेक्स्ट, टेन इनवर्स 2 cos. सो 2 से 1, 2 से 3, सो इट इज π/3. बोलो. अब cos π/3 क्या होता है? 2 को एज इट इज छोड़ दिया मैंने. cos π/3 क्या होता है? 1/2. तो
1/2 लिखते ही आपको फिर इसका रीजन डालना है, बिकॉज जो 1/2 में इसलिए लिख पाया क्योंकि वो कॉस की रेंज से बिलोंग करता है। कॉस की रेंज क्या होती है, ये गलत लिखा ना, देखो ऊपर, अच्छा ऊपर साइन इनवर्स की रेंज थी, हाँ सही है सही। देखो ऊपर साइन इनवर्स की रेंज थी तो रियल एक एंगल आ रहा है, और नीचे कॉस की रेंज है तो एक रियल वैल्यू आएगी। हाँ क्या होती है कॉस की रेंज, -1 to 1, तो उसे आ भी रहा है ना, चेक कर लेना, ऐसे नहीं लिख के छोड़ देना है, लिख के छोड़ नहीं देना है, चेक भी करना है। हाफ जो इसकी रेंज में है ना, -1 और 1 के बीच में, ओके फाइन। चलो तो ये 2 से 2 खत्म, क्या बचा, tan−1 एंड व्हाट इज tan−1, π/4 विच बिलोंग्स टू द रेंज, क्या होती है π/4 इसकी tan−1 की रेंज, ओपन इंटरवल -π/2 उसके रेंज पे है 45 डिग्री। सो दिस इज द राइट आंसर। नोट भी करो, चेक भी करो आंसर। सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 तो देखते ही बड़ा सरल लग रहा है। व्हाट इज इट, कॉट ऑफ tan−1 अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। ओके 12th वन तो काफी आसान लग रहा है मुझे, देखो कॉट तो एज इट इज, व्हाट इज tan−1 अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, π/2, वेरी गुड। tan−1 x प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज नथिंग बट π/2। ठीक है, कोई भी एंगल पे हमने tan इनवर्स और कॉट इनवर्स लगा के जोड़ दिया तो π/2 होगा। कौन सा रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में भी है, ऐसा का ऐसा रिलेशनशिप कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स में भी है। ठीक है, इसका रीजन चाहो तो लिख देना, बिकॉज वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, फाइन। एंड व्हाट इज कॉट π/2, 2। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो कॉस π/2 बाय साइन π/2 क्या होता है, कॉस π/2 क्या होता है, कैसे ब्लैंक हो रहे हो सृष्टि, कॉस π/2, कॉस π/2 क्या होता है, कॉस 90, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 0, cos 90 0 divided by sin 90 1, so 0 divided by 1 is 0, which belongs to the range of cot, cot की range बोल दो any real number, आंसर। चलें आगे। ओके 13th में हमको शुरुआत में देखने में खतरनाक सी चीज दिख रही होगी, है ना, बट सॉल्व करेंगे तो इट इज नॉट एज खतरनाक एज इट सीम्स। क्वेश्चन नंबर 13,
आगे की इंफॉर्मेशन मैंने क्या कहा कि आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी पर्सनल नॉलेज के लिए आप एक एक को भी चेक कर सकते हो। देखो तीन इंफॉर्मेशन है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली तीन इंफॉर्मेशन इसलिए गिवन है क्योंकि तीन ही फंक्शंस हैं, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स और बाहर पे टेन भी लगना है, या हो सकता है अभी इन दोनों को ऐड करूं। अच्छा एक चीज देखो, बाहर क्या है टेन, तो टेन किस पे लग सकता है, टेन इनवर्स पे ही लग सकता है। सो अंदर दोनों को टेन इनवर्स बनाना जरूरी है, और साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों को टेन इनवर्स बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। सो दोनों को मैं टेन इनवर्स बना दूंगा, ठीक है। शुरू करें। ओके, सो टेल मी, ये तो रखा रखाया दिख रहा है, टू टेन इनवर्स एक्स है या नहीं बताओ, और वो भी रखा रखा है टू टेन इनवर्स वाई। तो एज इट इज प्रॉपर्टी रखी हुई है, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है ना। अगर कुछ और कन्वर्ट करके रखा हुआ होता तो शायद सोचना पड़ता। सो इट इज नथिंग, टेन वन बाय टू तो एज इट इज छोड़ देना, और साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट टू टेन इनवर्स एक्स, प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर, ये भी क्या है टू टेन इनवर्स वाई हो जाएगा बस। बताओ कोई डाउट। अब इन दोनों का टू कॉमन ले लूं मैं, टू से तो मल्टीप्लाई हो रहे नहीं है, तो टू मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। डन। अब ये टू से टू खत्म, तो बाहर वन रह गया, बस वन मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग वन वही आएगी, वन को लिखना जरूरी नहीं है, वन से इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये चीज आएगी। अब अंदर देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को आइडेंटिटी से कॉमन टेन इनवर्स लगा सकता हूं मैं। बोलो क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, होल टेन इनवर्स ऑफ, बोलो, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई होता है। अब आप टेन पे टेन इनवर्स लगा सकते हो, ठीक है, बशर्ते ये टेन की रेंज में हो। तो टेन की रेंज तो एनी रियल नंबर है, कोई पाबंदी है ही नहीं। टेन की रेंज, टेन की रेंज तो एनी रियल नंबर है ना, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, कुछ सोचना हमको है नहीं। तो आंसर हो जाता है मेरा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई। बस एक चीज है कि एक्स ये डिनोमिनेटर जीरो ना बन जाए, ये चीज चेक करनी पड़ेगी। सो डिनोमिनेटर जीरो कब बनेगा, जब एक्स वाई की वैल्यू वन हो। डिनोमिनेटर जीरो, देखो डिनोमिनेटर को जीरो बनाओ तो एक्स वाई की वैल्यू वन आती है, तो एक्स वाई की वैल्यू वन, बस इसकी जो है इसमें शामिल नहीं होगी, एक्स और वाई की वैल्यूज में डोमेन में, बाकी सब शामिल हो सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, वेयर वेयर एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना, एंड एक्स वाई कैन नॉट बी इक्वल टू वन। अच्छा आपको पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को ये लिखने के लिए ये क्राइटेरिया जरूरी चाहिए होता है, हमने नहीं लिखा क्या क्लास में, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय वन माइनस एक्स वाई होता है इफ इफ एक्स वाई लेस देन वन हो। तो वो दे रखा है उसने, आपको ऑटोमेटिक देगा वो सब कुछ, बस आपको लिखने का काम करना है, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई लेस देन वन है ना, इसीलिए मैं इसको ये लिख पाया। ओके, प्लस फाइनली आंसर क्या है मेरे पास, एक्स वाई वन नहीं होना चाहिए, तो कहाँ कह रहा है वो वन है, वो तो कह रहा है ना लेस देन वन है, तो लास्ट आंसर भी जस्टिफाई हो रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ठीक है, और आप ये मैच कर लेना, हमने जब साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स वाली आइडेंटिटी सीखी थी उसमें इनकी क्राइटेरिया ये थी, ये देखो, ये इसकी क्राइटेरिया के लिए आया है, ये इसकी क्राइटेरिया के लिए है, और ये फाइनली एक्स वाई लेस देन वन, ये लास्ट में इन दोनों को जोड़ने के हिसाब से है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। डन, चले नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, 14 को इंपॉर्टेंट मार्क करो।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब 14 में आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे? देखो, ये एक इक्वेशन है जिसमें एक एलएचएस पार्ट है, एक आरएचएस पार्ट है। यस और नो? दिस इज एन इक्वेशन इन विच देयर सम एलएचएस पार्ट एंड देयर सम आरएचएस पार्ट। अब 10th क्लास तक या 11th क्लास तक अपन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक्स दिखाई देता है, और इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ही ये होता है कि एक्स की वैल्यू निकालो। कोई क्या इक्वेशन सॉल्व करो तो उसका मतलब क्या क्या करवाना चाह रहा है हमसे? एक्स की वैल्यू पता करवाना चाह रहा है। और वो हम कैसे करते थे एक्स की वैल्यू पता? एक्स को आइसोलेट करके, मतलब एक्स के अलावा बाकी सारी चीजें दूसरी जगह बेचकर, ऐसे ही करते थे। अच्छा, चीजों को उस साइड बेचते कैसे थे? जो जितना दूर है उसको पहले, ऐसे ही करते थे। फिर तो थोड़ा नजदीक पास में, फिर थोड़ा नजदीक पास में, लास्ट में कौन जाएगा? जो बिल्कुल करीबी हो उसका। करते थे नहीं करते थे? फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, लेट से मैंने कहा 2x+1 इक्वल टू कुछ भी ले लो, जैसे 3। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स के अलावा जो भी यहाँ पे रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है यहाँ पे? 2 और 1, इसको वहां भेजना पड़ेगा। इसको कहते हैं एक्स को आइसोलेट करना। आइसोलेट करने का मतलब होता है अलग छोड़ देना। क्या तो एलएचएस में अलग छोड़ देना है, आरएचएस में अलग छोड़ देना। तो एक्स को आइसोलेट करने के लिए इन दोनों को वहां भेजना पड़ेगा। तो दूर 1 है तो पहले 1 जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर 2 बाद थोड़ा नजदीक है वो बाद में जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 जाएगा, तभी तो एक्स की वैल्यू आएगी। यही होता है इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस। सेम टू सेम यही प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पे कौन दूर और कौन पास है। यहाँ पे एक्स को अकेला छोड़ना है, तो सबसे पहले सबसे दूर जो चीज है वो है साइन फंक्शन, वो उधर जाएगा। उसके बाद अगली चीज जो है साइन इनवर्स 1/5। उसके बाद अगली चीज जो है कॉस इनवर्स फंक्शन। बिल्कुल इसको ऐसे ऐसे करके उधर भेजते जाओ और फाइनली यहाँ पे एक्स बच जाएगा। समझ आया प्रोसेस? ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, साइन को वहां भेजो। तो 2x अगर 3 है तो 2 को वहां भेजते हैं तो 3/2 हो जाता है। तो इसको ऐसे मत कर देना 1/sin। इसको ऐसे मत कर देना 1/sin। ये कोई नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज ए फंक्शन। इट इज ए फंक्शन। और एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस में जब चीजें जाती है तो एक्चुअली क्या होता है? फंक्शन इनवर्स होता है। क्या होता है? फंक्शन इनवर्स। अब अगर 2x = 3 है तो ये 2/3 इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई का इनवर्स फंक्शन डिवीजन होता है। मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स फंक्शन डिवीजन होता है। अब साइन का इनवर्स फंक्शन डिवीजन थोड़ी ना होता है कि आपने डिवाइड कर दिया। साइन का इनवर्स फंक्शन तो साइन इनवर्स होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिख देंगे एज इट इज। लिख दी। नाउ साइन को भेजूं वहां पे। इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हर एक स्टेप में हम इम्प्लाइज का साइन लगाते थे। इम्प्लाइज का साइन लग गया, तो यहाँ पे बचता है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और उधर जाके साइन 1 पे लग जाएगा, मतलब साइन इनवर्स 1 पे लग जाएगा। फाइन। अब साइन इनवर्स 1 क्या होता है पता होगा ही सही, बोलो है क्या? साइन की वैल्यू 1 कब आती है? π/2 पे। ठीक है, और वो π/2 साइन इनवर्स की रेंज से भी है। लिखो रीजन, बिकॉज π/2 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? माइनस क्लोज इंटरवल माइनस π/2 टू क्लोज इंटरवल π/2। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखो इधर स्क्रीन पे अगर मैं ये चीज ना लिखूं तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 ही नहीं लिखी जा सकती, बहुत सारी लिखी जा सकती है। चक्कर घुमाए जाओ, मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी तो आपने π/2 क्यों लिखी? क्योंकि π/2 उसकी प्रिंसिपल रेंज में। तो ये हमको मेंशन करना पड़ेगा। और दूसरा कारण ये है, लिखना जरूरी है क्योंकि हमको याद करना है, इससे हमको याद भी हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब क्या करें साहब? अब साइन इनवर्स 1/5 को वहां भेज दो, तो कॉस इनवर्स एक्स तो यहाँ पे रह गया अकेला, और वहां पे हो गया ये π/2, और ये प्लस में तो उधर आके माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, cos इनवर्स एक्स। बताओ अब π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 क्या होता है? कहाँ? साइन में ही तो आ रहा है। अच्छा, इधर इधर तो cos इनवर्स एक्स चल रहा है, इधर ये साइन इनवर्स 1/5 उधर आके माइनस हो गया। हाँ, अब आरएचएस को सॉल्व करो। आरएचएस है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? नहीं पता? चलो तो मैं रीजन पहले लिख देता हूँ, क्या बता पता चल जाए। बिकॉज π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स
इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। नहीं होता क्या? अरे भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू नहीं होता क्या? अभी अभी तो किया इक्वेशन में अपन ने ऊपर टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा पाई बाय टू, फिर मैंने कहा कि ये का ये रिलेशन बाकी दो में भी चलेगा, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स। तो अभी चल गया ना साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। जो थोड़ी चीजें वैसी की वैसी रखी हुई दिखाई देंगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू है, चीजें इधर उधर तो होती रहेंगी। ठीक है, ओके। सो कि क्या बनेगा बताओ, कॉस इनवर्स एक्स नहीं 1/5। हमारे पास तो यहाँ एक्स की जगह क्या है, 1/5 है ना, कॉस इनवर्स 1/5। अच्छा ये भी कॉस इनवर्स 1/5 पता है कब बनेगा, जब ये 1/5 जो है साइन इनवर्स की डोमेन में हो। तो साइन इनवर्स किस किस नंबरों पे लग सकता है, -1 to 1 पे लग सकता है, और -1 to 1 के बीच में ही आ रहा है, चेक करो 1/5 आ रहा है ना उसके बीच में, तभी ये कॉस इनवर्स 1/5 होगा। मान लो वो उसकी डोमेन में नहीं है तो भी नहीं होगा, तो भी वो इसका आंसर कॉस इनवर्स 1/5 नहीं लिख सकता। ओके, जो है मेरे को दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स 1/5 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स को उधर भेज दो, तो ये क्या कॉस इनवर्स उधर जाके क्या बनता है, कॉस बन जाता है। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/5 बोलो, और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/5 लिखा जा सकता है बिकॉस वो 1/5 किसकी रेंज में है, कॉस की रेंज में, बिकॉस 1/5 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉस। कॉस की रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल रेंज -1 to, so this is how we solve एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम पहले भी सॉल्व करते थे, बट पहले आईटीएफ फंक्शंस नहीं होते थे, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे, अभी आईटीएफ भी घुस गए उसमें, यही बस डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट पे। हाँ, कॉस इनवर्स बाहर है कॉस अंदर है, तो फिर आगे नंबर ऐसा होना चाहिए जो कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता हो। उसकी रेंज क्या है, -π/2 मतलब एक एंगल होना चाहिए। अभी तो एक रियल नंबर है, और रियल नंबर भी ऐसा जो कॉस की रेंज में, ऐसा नहीं कि 10 रख दिया, 10 तो कॉस की रेंज में है ही नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 15th, इफ टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स दूसरा समथिंग इक्वल टू π/4 है। अगेन आपको वही करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, आइसोलेशन पार्ट शुरू कर दें, एक्स को इधर रखना है, बाकी सबको भेजना है बॉर्डर पार। ओके, चलो तो कैसे करें देखो, पहले तो आपको टेन इनवर्स दो का सम है, तो उसको मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। सो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। सो लेट से ये पूरा तो है एक्स, ये पूरा तो है एक्स, ये पूरा है वाई। सो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, वो सॉल्व कर दें हम, बोलो क्या होता है। ठीक है, सो इम्प्लाइज टेन इनवर्स, क्या बोला आपने, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 - xy इक्वल टू, उधर कौन है, π/4। इधर मैं लिख देता हूं कि x कैपिटल x को मान लो, लेट कैपिटल x बी x-1 डिवाइड बाय x-2, कैपिटल y भी x+1 डिवाइडेड, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और आप चाहो तो देखो आपको कभी ना कभी तो रीजन तो लिखना पड़ेगा। तो अभी टेन इनवर्स x+y डिवाइड बाय इसका रीजन हम यही लिख देंगे ना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में बस वही वैल्यूज पुट अप करो। अच्छा एक बात बताओ, ये टेन इनवर्स कभी ना कभी तो उधर जाएगा, जाएगा ना, तो कभी ना कभी जाएगा, तो आज ही भेज दो। ठीक है, सो इधर केवल रह गया, उधर तो हो गया ये 10π/4 हो गया, और एलएचएस में ये x+y ये पार्ट रह गया, इस पार्ट में अब इसकी वैल्यूज पुट अप कर दो। सो x की वैल्यू क्या है, टेल मी, इम्प्लाइज x-1 डिवाइड बाय x-2 है ना, प्लस y की वैल्यू क्या है, x+1 डिवाइड बाय x+2 होल डिवाइडेड बाय 1 - xy। सो 1 - x की वैल्यू अगेन वही x-1 ऑन x-2 मल्टीप्लाइड बाय x+1 डिवाइडेड बाय x+2। चाहो तो ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ठीक है, चलो तो 10π/4 क्या होता है, 1। ठीक है, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ 10π/4 जो कि एनी रियल नंबर है। ठीक है, ओके। अब इधर आओ, इसको सॉल्व कर दो बेटा। तो एलसीएम ले लूं मैं ऊपर नीचे, सो ऊपर एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x-1 को x+2 से कर दो, x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2
x+2 सॉरी, प्लस इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x-2 मल्टीप्लाइड बाय x+1, फाइन, होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम, नहीं पहले इसका एलसीएम तो लो, इसका एलसीएम वही x-2 मल्टीप्लाइड बाय x+2, ओके, होल डिवाइडेड बाय, पूरा होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम वही x-2 मल्टीप्लाइड बाय x+2, ओके, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 1 हो जाएगा, तो क्या होगा इधर क्या आ जाएगा x-2 मल्टीप्लाइड बाय x+2 माइनस, और इधर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा x-1 इंटू x+1। क्लियर है सारी चीजें? क्लियर है? ओके, ये तो एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल आउट, इधर कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, कर दें, इसके आगे यहाँ कर देता हूं मैं, इम्प्लाइज x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू टू टू एक्स, then -1 into x minus x, then -1 into 2 -2, plus x into x again x square, then x into 1 plus x, then -2 into x minus 2x, and then -2 into 1 -2 हो गया न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व। डिनोमिनेटर में देखो x -2 into x plus 2 a square minus b square हो जाएगा, सो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, देन माइनस अगेन आगे भी x -1 इंटू एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर -1 आना चाहिए लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू RHS में 1 है ही सही, अब काटो पीटो, सो माइनस एक्स से प्लस एक्स काटो, बहुत सारी चीजें कट रही हैं ऊपर, देखो भाई माइनस एक्स से प्लस एक्स, 2x से -2x, बस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इधर लिख देता हूँ, एंड देन -2 -4, नीचे कुछ कटा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, सो -4 प्लस 1 -3, RHS में है 1, ठीक है, सो -3 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर -4 -3 बन जा -3, -4 को उधर भेज दो, सो -3 प्लस 4 क्या होगा +1, सो 2 को उधर भेज दो, सो क्या हो जाएगा 1/2, तो फिर x का वैल्यू हो जाती है प्लस और माइनस 1/√2, चेक करो, प्लस और माइनस 1/√2, क्या बेटा, क्या कंफ्यूजन हो रहा था, 1 पे तो 1 ही होता है ना, सॉल्व कर दिया मैंने, लगाया है पर सॉल्व कर दिया ना, थोड़ा लेंदी जरूर था बट इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था ना। बढ़े आगे, अब 16th में क्या है इंस्ट्रक्शंस देखो, 16 to 18 में वैल्यू निकालनी है, अब इक्वेशंस नहीं है आपके पास, अब जस्ट फाइंड द वैल्यूज, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो वैल्यू निकालनी है बेटा। अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन हो गया, इसको हटा दूं तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन में 11th क्लास में करके आए, क्वाड्रेंट्स के बीच में मूव करना है। देखो एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन थे, इसका हिंट मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में दे देता हूँ, जाते जाते दिया था क्वाड्रेंट्स के अंदर कैसे मूव करते हैं, आपको लगा होगा सर फिर से क्यों बता रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज के भी एंड में है ऐसे क्वेश्चन, अगेन 11th क्लास के क्वेश्चन है एक तरीके से, अब 11th एंड 12th के मिक्स है, देखो अभी तक 12th क्या है, अभी 11th के वापस रिवीजन करके और 12th के मिक्स करके, ठीक है ना, इतना पार्ट 11th का और फिर साइन इनवर्स और लगा दिया तो 12th का पार्ट भी आ गया, ओके। चलो देखो कैसे करेंगे, सो साइन इनवर्स साइन 2π/3, अब 2π/3 एक स्पेसिफिक एंगल तो है नहीं, स्पेसिफिक एंगल कौन से होते हैं, 0π/6 π/2 π/3 एंड π/2, इनके अलावा तो मेरे को किसी की वैल्यू निकालनी आती नहीं है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो 2π/3 इज नॉट एन स्पेसिफिक एंगल, तो इसको स्पेसिफिक एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो साइन इनवर्स साइन, क्या मैं 2π/3 को बोलो क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/3, वेरी गुड, पाई माइनस π/3, ये चीज जितनी जल्दी समझ जाओगे तो इक्वेशंस हो जाएंगे, ओके फाइन, सो साइन इनवर्स साइन, अब पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, कहाँ पे 2π आएगा,
पाई माइनस पाई बाय थ्री को सॉल्व करूंगा तो 3 × पाई 3 पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 आ रहा है ना। ठीक है, तो मैं कह ही रहा था ये चीज जितनी जल्दी समझोगे उतना आसान लगेगा। ठीक है, ये कन्वर्जन आना ही चाहिए। 2 पाई बाय 3 क्या होता है? देखो 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? पाई के 3 हिस्से करके 2 हिस्से। तो टोटल पाई में से अगर मैं 1/3 हिस्सा माइनस माइनस करूंगा, जैसे 1 - 1/3 2/3 होता है, तो पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 होगा। पाई से मल्टीप्लाई तो हो रहा है बस वो। ठीक है, ओके। चलिए अब ये मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट है या नहीं है? पाई माइनस थीटा, इन विच क्वाड्रेंट वी आर इन? सेकंड क्वाड्रेंट, वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, सो इट इज नथिंग बट साइन पाई बाय 3। इसका रीजन, बिकॉज बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा लिख दूं इक्वल टू साइन थीटा। थीटा लिख दो या एक्स लिख दो। ओके, अब साइन इनवर्स पे साइन लगाया जा सकता है, पाई बाय 3 आंसर लाई जा सकती है इफ पाई बाय 3 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की रेंज बोलो, -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होती है ना। और पाई बाय थ्रू इसमें लाई भी करता है। लिख के मत छोड़ देना, चेक भी करना, थोड़ा सोच लेना मन में कि पाई बाय 3 इस रेंज में आ रहा है, -90 से 90 के रेंज में आएगा 60 डिग्री। ठीक, सो दिस इज द आंसर। हुआ? हुआ? 17 अपने आप ट्राई करो। आई गिव यू बहुत सारा 2 मिनट्स। सेम पैटर्न पे इसलिए दिया आपको करने के लिए, करो ट्राई। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है अनुष्का आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है? मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ के बीच में होते हैं हम? पाए से, पाए से बड़े होते हैं, पाए से छोटे होते हैं? बड़े। अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी बड़ा हो सकता है क्या 1 से? 3/4 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसकी वैल्यू पाए से छोटी होगी, तो हम कैसे कह सकते हैं थर्ड में? देखो सिंपल सा हिंट है, पाए के आगे अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन लगा हुआ है तो हम पाए से छोटे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटी वैल्यू देता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़ी वैल्यू देता है। सो पाए के आगे प्रॉपर फ्रैक्शन तो पाए से छोटी वैल्यू, और पाए के आगे जैसे 4/3 होता, तो 4/3 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ओवरऑल वैल्यू 4/3 पाए पाए से बड़ी होगी। होगी नहीं होगी? देखो मुझे एक चीज बताओ सृष्टि, 3 पाई बाय 4 है, क्या इसको मैं 3/4 इंटू पाई लिख सकता हूँ? अब ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू जो है 1 से छोटी, लेस देन 1 वैल्यू को मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो लेस देन पाई की वैल्यू आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। अब मान लो 4/3 होता तो 4/3 एक इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर प्रॉपर तो समझते हो, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, इम्प्रॉपर और न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, होती है। तो 1 से बड़ी वैल्यू को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पाई से बड़ी वैल्यू आएगी, आएगी। तो अभी हम पाई से छोटे हैं, और पाई से अगर हम छोटे हैं तो हम फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, यानी कि ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस पाई/4 कर दो ना बेटा। पाई के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से तो यहीं रखे हुए हैं, एक ही तो हिस्सा बचा। पाई के 4 टुकड़े किए, 3 हिस्से तो यहीं रखे हुए हैं, तो एक टुकड़ा ही तो बचा ना। ठीक है, सो व्हाट कैन आई राइट? अच्छा दूसरी चीज ऐसे कंपेयर किया करो, देखो पाई है, उसमें से गिवन वैल्यू माइनस कर दो, चलो ये सबसे डायरेक्ट तरीका है। माइनस तो कर ही सकते हो, रफली कर लो। पाई में से गिवन वैल्यू को माइनस कर, तो 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाय 4 क्या है? पाई/4 है।
ठीक है भाई। पाए में से, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, पाए में से मैं क्या माइनस या प्लस करूं ताकि ये आ जाए, यही तो सोच रहे हो आप। तो ये पता करने के लिए पाए में से इसी को माइनस कर दो ना। ठीक है, इक्वेशन की तरह ट्रीट करो ना इसको। और वैसे तो देखो डायरेक्ट आना चाहिए, ये सब करने की 12th क्लास के बच्चे को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये 11th क्लास के बच्चे को सूट करती है चीजें करके देखना। ठीक है, सो पाई माइनस पाई बाय 4 है अल्टीमेटली, कहीं से भी जाओ। टेन इनवर्स 10 पाई माइनस पाई ऑन 4, पाई माइनस पाई ऑन 4। सो वी आर इन द विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा रिएक्ट करता है? नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन एंड कोसेक की हुकूमत है ना, बाकी सब नेगेटिव। ओके, सो इट इज लाइक नेगेटिव। तो नेगेटिव करने के लिए क्या करूंगा मैं? -10 पाई बाय 4। फाइन, इसका रीजन लिख दो पहले तो, फिर आगे की बात करेंगे। बिकॉज टेन ऑफ पाई माइनस एक्स लिख दो या थीटा लिख दो, इक्वल टू -10x होता है। होता है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या मैं टेन इनवर्स से 10 काट सकता हूँ क्या इस पोजीशन में? ये माइनस बीच में बैठा है ना। सो हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज में उसमें टेन इनवर्स डायरेक्ट 10 पे लगना चाहिए, -10 पे नहीं लगना चाहिए, या 10 भी 10 इनवर्स पे लगना चाहिए माइनस। तो इस माइनस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप सोचो कि 10 की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, अभी अभी हमको पता चला। लेकिन हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो एक तो सेकंड में, दूसरा फोर्थ में। और फोर्थ ही तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ये तो अभी इस समय तो प्रिंसिपल रेंज में मैं वैसे भी नहीं हूँ, तो अल्टीमेटली वैसे भी प्रिंसिपल रेंज में लेके जाना है, और माइनस को हटाने के लिए वापस लेके जाना है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब -x कर दो, यानी -पाई बाय 4 कर दो, ये माइनस साइन बीच में से हट जाएगा। ओके, सो इट इज लाइक 10 इनवर्स 10 - पाई बाय 4। ओके, ओके बेटा। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज -10x इक्वल टू 10 ऑफ -x। अब 10 इनवर्स से 10 हटा सकते हैं हम, और -पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा, और वो उसकी रेंज में भी होगा। होगा, 10 इनवर्स की रेंज में है ये। बिकॉज -पाई बाय 4 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ 10 इनवर्स। 10 इनवर्स की रेंज बोल दो एक बार। -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है, आंसर मैच हो गया। इस चैप्टर में सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है जितने उसके रीजंस हैं। ठीक है ना, चलें आगे। अब देखो, एक बच्चा तो ये भी करके आ सकता था आंसर। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन नंबर, मैं आप एक बार के लिए स्किप कर रहा हूँ, सीधे 19 पे लेके आ रहा हूँ। देखो, इसको ऐसे करके 7 पाई बाय 6 लाने वाले खूब मिलेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही रखा हुआ है। बच्चा जल्दी से गलती करे। बट आपको चेक क्या करना है, 7 पाई बाय 6 कॉस इनवर्स की रेंज में है। अगर इसकी रेंज में होता तो बशर्ते लिख सकता था मैं इसको। बट 7 पाई बाय 6 ऑब्वियसली इसकी रेंज में नहीं है, और वैसे भी दिख रहा है 7/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी पाए से बड़ा। पाए से बड़ा तो कोई एंगल था ही नहीं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में, नहीं था ना। पाए से बड़ा 180 डिग्री से बड़ा तो था ही नहीं। लास्ट 0 to पाए हो रहा था, या फिर -पाई बाय 2 to पाई बाय 2 हो रहा था। पाए से बड़ा कभी आया, आया ही नहीं। सो वैसे भी दिख रहा है इसकी रेंज में नहीं है, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 7 पाई बाय 6 को ऐसे एंगल में कन्वर्ट कर देंगे जो इसकी रेंज में हो। यही तो करना है। तो उसके लिए प्रोसेस सेम वो का वही। क्या? 7 पाई बाय 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? पाई प्लस पाई बाय 6। पाई प्लस पाई बाय 6 यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले तो कॉस क्या होता है वो सोचो आप। क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको मैं नेगेटिव होता है तो मैं इसको -cos पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। अब अगेन कोस इनवर्स और कोस के बीच में नेगेटिव परेशान कर रहा है। इसको वापस माइनस को हटाने के लिए नेगेटिव ये और कहाँ होता है? थर्ड के अलावा सेकंड में भी होता है। तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है। एंड सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? यानी -cos पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई - पाई बाय 6। या सुनो, कॉस जो है नेगेटिव होने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी वो नेगेटिव होता है, लेकिन उसकी प्रिंसिपल रेंज नहीं है। वो नेगेटिव होने के लिए कहाँ जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे ही लिखते हैं पाई माइनस थीटा। सो इट इज नथिंग बट कॉस 5 पाई बाय 6।
सो अल्टीमेटली 7 पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 बन चुका है और आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 5 पाई बाय 6 जो है कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है। समझ आया? सो ये क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 19 सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है? कोई डाउट ना? चले नेक्स्ट। चलो कर देते हैं इसको डिलीट, आ जाइए। और 16 भी इसी रेंज का मान लो, है ना? 16 में वाला इसी पैटर्न का मान लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2। मुश्किल ये है कि tan बाहर है तो अंदर tan इनवर्स, अंदर tan इनवर्स चाहिए, लेकिन है क्या? साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स। को इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, इसको भी tan इनवर्स में बदलना है, इसको भी tan इनवर्स में बदलना है। दोनों में से किसको tan इनवर्स में बदलना आसान है? कॉट को। कैसे बदल देंगे इसको tan इनवर्स में? टेल मी। 3/2 ही, 3/2 का 3/2 ही, 2/3। देखो कॉट इनवर्स एक्स जो होता है tan इनवर्स 1/x होता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में करना काफी आसान है। इसको मैं लिख दूंगा tan इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, और साइन बाय कॉस tan होता है, पर साइन इनवर्स बाय कोस इनवर्स tan इनवर्स नहीं होता है। प्लीज, सृष्टि पहले दिमाग लगा रही थी, इसको कर दूं मैं कॉस इनवर्स बाय साइन इनवर्स, वो इनवर्स में नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, ओके। सो इसको तो बदल दिया, बदल देंगे। इसको कैसे बदलोगे वो दिमाग लगा सकते हो? हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू tan इनवर्स? नहीं, कुछ आ रहा है माइंड में? बोलो। देखो, साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² होता है 2 tan 1x। ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। बट यहाँ पे तो सर साइन इनवर्स 3/5 है, यहाँ पे तो सर साइन इनवर्स 3/5 है। अब 3/5 को इसकी शक्ल का कैसे बना दूं मैं? ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है, और ऑब्वियसली मुश्किल टास्क है। 3/5 को इसकी शक्ल का बनाऊंगा तब जाके उधर कुछ हिंट मिलेगा। अब पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बनाया, कन्वर्ट किया था, लेकिन उसमें तो रखा रखाया था 2x डिवाइड बाय 1 + x²। तो रखा रखा आ जाए तो आप सिंपली लिख दोगे 2 tan 1x, मस्त रहोगे। बट नहीं है, जैसे अभी ये 3/5 है, तो क्या करें? तो पहली चीज क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा अब इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं। क्लास 10th में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने के रूल्स बताए थे, राइट एंगल ट्रायंगल रूल। वो का वही रूल हम 10th का रिवीजन करेंगे वापस। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे से वो उसकी आइडेंटिटी से मैच करता हो या नहीं करता। जैसे अभी आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रही उसकी शक्ल, पर फिर भी हम किसी भी आईटीएफ को किसी दूसरे आईटीएफ में चेंज कर, आईटीएफ का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, किसी भी एक आईटीएफ को किसी दूसरे आईटीएफ में हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल लॉ। शुरू करें, कैसे करेंगे? 10th का रिवीजन लगेगा अभी, अब मैं इसको चेंज करूंगा तो ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लिया आपने? लिख लिया? ओके, नाउ सबसे पहले तो साइन इनवर्स 3/5 को सॉल्व करने की कोशिश। पहले साइन इनवर्स 3/5 को सॉल्व करना है मुझे, है ना? ये क्या होता है ये मुझे चाहिए, है ना? तो मैं क्या करूंगा, देखो, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। ठीक है, राइट एंगल यहां बना लो और कहीं पर भी थीटा बना लो जहां आपको पसंद हो। लेट से यहाँ थीटा बना लो। अब साइन इनवर्स 3/5 को लेट से थीटा ले लो। लेट लेट साइन इनवर्स 3/5 जो भी मुझे कन्वर्ट करना है उसको क्या ले लो? जो भी मुझे कन्वर्ट करना है उसको क्या ले लो? थीटा। लेट साइन इनवर्स 3/5 टी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ से? तो सो यहाँ से साइन थीटा 3/5 आया क्या? साइन थीटा होता क्या है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, 10th के बेसिक रूल्स। सो थीटा की अपोजिट साइड ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। सो ये अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो अपोजिट साइड को 3 और हाइपोटेन्यूज को 5 माना जा सकता है, और पाइथागोरस लगा के ये 4 भी लाया जा सकता है। अब आपको क्या चाहिए? टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको अगर टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे पहले। टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड क्या दिख रही है? 3, और एडजेसेंट क्या दिख रही है? 4।
तो टेन थीटा अगर 3/4 है तो थीटा क्या है, टेन इनवर्स 3/4। थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। और थीटा क्या माना था आपने, साइन इनवर्स 3/5। सो अल्टीमेटली साइन इनवर्स 3/5 क्या बना, टेन इनवर्स 3/5। सो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल रूल को लेकर किसी भी एक आईटीएफ से दूसरे आईटीएफ पे हम पहुंच सकते हैं वेरी इजी। यही करते थे हम टेंथ के स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग फेज में, हमने यही तो सीखा था। वहां पे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री से दूसरे ट्रिग्नोमेट्री में जाते थे, या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी से मैच कर जाए, जैसे एक दो क्वेश्चन में पहले किया तो आइडेंटिटी लगा, तो नहीं करे, मैच नहीं करे या मुश्किल लगे, तो ये सबसे बेसिक रूल है। ठीक है, इवन उस क्वेश्चन को जो आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ना, उसको भी इस रूल से कर सकते हो। ये तो अंतिम मतलब ब्रह्मास्त्र है, यहाँ कुछ ना लगे ये अस्त्र लगेगा। ठीक है, क्या समझ गए? ओके। सो यहां से मैं लिख पाया इसको, साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स 3/, ठीक है, इसके आगे ऐसे लिख देना। अब थीटा की वैल्यू लिख देना। सो थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, साइन इनवर्स 3/5। इसकी वैल्यू आ चुकी है टेन इनवर्स 3/, तो ये एक तो चीज सॉल्व हो गई। अब कॉट इनवर्स को तो आप लगे हाथ उसी में सॉल्व कर सकते हो, है ना, उसको अलग से सॉल्व करने के। अच्छा, इसको भी आप उससे कर सकते हो, इसको भी राइट एंगल ट्रायंगल रूल से कर सकते हो। करके देख लो, आंसर ये आएगा, बट इसकी तो डायरेक्ट मेरे को आइडेंटिटी पता है, तो क्यों ना मैं इसको उसी से कर दूं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, कॉट इनवर्स 3/2 को मैं सिंपली लिख दूंगा क्या, टेन इनवर्स 2/3। इसका तो रीजन है मेरे पास, बिकॉज कॉट इनवर्स x इज नथिंग बट टेन इनवर्स 1/x। फाइन, इसका रीजन। ठीक है, और ये पूरा पार्ट इसका सॉल्यूशन है, ये जितना भी हमने किया है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो अच्छे से। नाउ क्वेश्चन इज टेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर दिया है आपने। साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में क्या चेंज किया आपने, टेन इनवर्स 3/4। बोलो, प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को आपने क्या चेंज किया, टेन इनवर्स 2/3। अब आगे का काम आप समझ चुके हो क्या करना है आपको, टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। सो इट इज टेन ऑफ, टेन तो बाहर रहेगा ही रहेगा, टेन इनवर्स, अब क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक्स प्लस वाई। तो 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, यानी 3/4 इंटू 2/3। फाइन, तो इट इज लाइक टेन इनवर्स, नहीं, टेन ऑफ टेन इनवर्स। इसको सॉल्व कर दो मैथमेटिकली। 4 3 12 एलसीएम ले लो आप, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 या 12 - 6। सही है क्या, चेक कर लेना। अब आपका सॉल्व करके चेक कर लो सही क्या है क्या। 17/6, इट इज 17/6 आंसर। और 10 की रेंज में होना चाहिए, एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। या फिर रीजन फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिख देना, बिकॉज 17/6 बिलोंग्स टू एनी रियल, because 17/6 belongs to any answer। 17/6 ही आ रहा है। ये सॉल्यूशन कर लेना है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, 4 3 12 से 12 काट दिया मैंने, एलसीएम से एलसीएम काट दिया। चलें खत्म करें, क्या बच गया, कर दूं उसको डिलीट। ये पूरा पार्ट इसका सॉल्यूशन है ना। ओके, अब ये मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक में जब भी हैं, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अप्रोच से ही करो, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे एग्जाम में। तो होपफुली जो इसमें एमसीक्यूज हैं वही एग्जाम में एमसीक्यू बन के आएंगे, और उनको जल्दी सॉल्व करना होता है, उनको ज्यादा टाइम नहीं देना होता है। तो अभी भी उनको ऐसे सॉल्व करो कि हमको उनको ज्यादा टाइम नहीं देना, उनको एमसीक्यू के अप्रोच से ही करो। एक तो करवाई दिया मैंने 19, इसका आंसर क्या है, 5/6, है ना।
आपको क्विकली 7 पाई बाय 6 को उसकी रेंज में लेके आना है फटाफट से, है ना। चक्कर आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। देखो देखो, ये चक्कर है ना, ये 0 है, ये पाए है। तो पाए से बड़ा अगर पाए प्लस पाई बाय 6 अगर यहाँ है, पाए में 30 डिग्री जोड़ के यहाँ है, सो पाए में 30 डिग्री कम करके यहाँ आएगा। सो ये 7 पाई बाय 6, ये 5 पाई बाय 6 को क्विकली ये रेंज से बाहर चला गया, डेंजर जोन में चला गया। ये डेंजर जोन है इसके नीचे वाला, साइन के लिए, है ना। तो साइन के लिए जो डेंजर जोन नहीं है वो ऊपर वाला है, तो फटाफट से इसको आप यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, एमसीक्यू के पैटर्न से चलो। तो इसका आंसर 5 पाई बाय 6 आ गया, आ गया। बी पार्ट, ठीक है, इसका आंसर इज बी पार्ट। 20th में देखो फटाफट से, साइन बार रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है, पाई बाय 3 अंदर रखा हुआ है, साइन इनवर्स -हाफ। तो सबसे पहले तो आप इस माइनस को हटाओ, माइनस को हटाओगे तो साइन इनवर्स -x क्या होता है? अरे साइन इनवर्स -x क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, सो ये माइनस उठ के एक्चुअली बाहर आ जाएगा, और बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो गए दोनों। अब साइन इनवर्स हाफ रह गया, वो क्या होता है? पाई बाय 6। तो इसकी जगह आंसर पाई बाय 6। अब ये पाई बाय 6 हो गया, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 क्या होता है? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 क्या होता है? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 क्या होता है? फाइनल आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूँ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 क्या होता है? हाँ, इतना टाइम। मुझे बताओ, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री, 60 और 30 90 डिग्री, पाई बाय 2। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 इज पाई बाय 2। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्लास 12th स्टूडेंट को, ले लो एलसीएम, वही आएगा। आपको माइंड के अंदर फिट होना चाहिए पाई बाय 3 इज 60 डिग्री। पाई बाय 3 वर्ड सुनते ही आपके कान में 60 डिग्री टकराना चाहिए, पाई बाय 6 सुनते ही आपके कान में 30 डिग्री कटना है। अब सर पूछ रहे हैं जोड़ो, तो 60 और 30 को जोड़ना के लिए आप पेन उठाओगे क्या? 90 डिग्री, और 90 डिग्री पाई बाय 2 होता है, वो भी फटाफट से याद आ जाना चाहिए। सो ये पाई बाय 2 हो गया ओवरऑल, क्या हो गया? और साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ पाई बाय 2 -1 to 1। ठीक है, वो भी लिख के लाना अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो, है ना, कि इसकी रेंज से है। समझ आया? ओके, लास्ट 21st देखो भाई, tan−1√3 बोलो फटाफट। अच्छा, इसमें भी पहले माइनस को हटा दो, है ना। सो कॉट इनवर्स नेगेटिव होने कहाँ जाता है? कॉट इनवर्स -√3। कॉट इनवर्स ऑफ -x क्या होता है बताओ? मतलब -x का मतलब क्या है? मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या रहता है? पॉजिटिव। तो इसको तो कॉट इनवर्स √3 लिख सकते हैं ना। मुझे बताओ, कॉट इनवर्स ऑफ -x को मैं कॉट इनवर्स x लिख सकता हूँ ना? गलत कर रहा हूँ क्या? ओके, डू वन थिंग, मेरे पास है tan−1√3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, राइट। तो माइनस को छोड़ो, ऐसे कैसे? √3 को कॉट की फॉर्म में लिख दो फटाफट। √3 को कॉट की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपन? पाई बाय 3, वो पाई बाय 6, पाई बाय 6। ठीक है, अब माइनस ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? कॉट ऑफ -x होता है। माइनस ऑफ कॉट एक्स, ये तो जल्दी से पता लगा सकते हैं कि कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड एंड फोर्थ। लेकिन प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सेकंड है, सॉरी, फोर्थ नहीं है, गलत कर रहे हैं। सो माइनस कॉट एक्स, कोट का प्रिंसिपल सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको पाई-x लिखना पड़ेगा। इसको पाई-x लिखना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? tan−1√3 माइनस कॉट इनवर्स तो बाहर, इसको क्या लिखना पड़ेगा? कॉट पाई-पाई बाय 6, नॉट -पाई बाय 6, क्योंकि हमको प्रिंसिपल रेंज में जाना है ना। ठीक है, ओके, सो इट इज लाइक tan−1√3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई-पाई बाय 6, यानी कि कॉट 5 पाई बाय 6। ठीक है बेटा, अब ये कॉट इनवर्स से कॉट कट के 5 पाई बाय 6 बन सकता है, बिकॉज 5 पाई बाय 6 उसकी रेंज में है। क्या 5 पाई बाय 6 उसकी रेंज में है ना। कॉट की रेंज क्या है? 0 to पाई। कॉट इनवर्स की रेंज मतलब 0 से लेके पाई तक है ना। तो 5 पाई बाय 6 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा tan−1√3 -5 पाई बाय 6। अब मुझे बताओ tan−1√3 क्या होता है? पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 में से 5 पाई बाय 6 माइनस करो, लो एलसीएम, तो पाई बाय 6 आया, पाई बाय 6।
-3 पाई बाय 6 -पाई/2। ओके, -पाई/2 आएगा, -पाई/2। आंसर मैच करो। ठीक है, अब इसको और अप्रोच से करो, दूसरी अप्रोच से। ये तो था बच्चों वाला घटिया तरीका। अब इसको स्मार्ट तरीके से करो। हम ये क्यों नहीं पता लगा पा रहे हैं, हम ये क्यों नहीं जल्दी से लिख पा रहे हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, लिखवाया एंड में मैंने। तो क्यों हम बेसिक तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिख सकता हूं। अब सुनो, इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो पहले क्या लगा हुआ है? tan−1/√3। ठीक है, अच्छा। पाई माइनस, ऐसे ब्रैकेट लगेगा, बार माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट खुलेगा जब, तो ये प्लस हो जाएगा। भाई माइनस तो ओवरऑल बाहर है, और कॉट इनवर्स -√3 को आप लिख रहे हो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, तो माइनस तो ओवरऑल बाहर है ना, माइनस माइनस प्लस भी तो होगा। अब tan−1/√3 कॉट इनवर्स √3 को जोड़ोगे तो पाई/2 आ गया, -पाई इक्वल टू -पाई। मैं वैल्यू रखूं ही क्यों tan−1/√3 की और cot इनवर्स √3 की? रख के करूंगा और जोड़ूंगा तो भी पाई/2 ही आएगा। 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री को जोड़ूंगा, अगेन 90 डिग्री आएगा, पहले ऊपर बताया। तो मैं तो डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करूँ ना, tan−1x प्लस cot इनवर्स x इट्स नथिंग बट पाई/2। सो इन दोनों को जोड़ के पाई/2 किया, -पाई पाई/2 -पाई -पाई, ये है स्मार्ट। तो वो तभी समझ में आएगा जब हम फटाफट से इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। फटाफट से देखो, मेरी बात सुनो। कॉट है, अगर अगर कॉट है, अगर कॉट ऑफ -x है, सो इसको आप कॉट ऑफ पाई -x लिखते हो, लिखते हो। लेकिन कॉट की जगह कॉट इनवर्स है, तो ये पाए बाहर आएगा, पाए माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इतनी सी बात याद रखनी। अब अपन इसको पाए -√3 लिख रहे थे, ये पाए अंदर नहीं आएगा, बाहर आएगा, क्योंकि खुद एक एंगल है, एंगल में से तो एंगल माइनस होगा ना। तो ये खुद एक एंगल है कॉट इनवर्स एक्स, तो एंगल में से एंगल माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है, चलिए। सो दैट्स इट। अब क्या बचता है इस चैप्टर में? मिसलेनियस। सो एग्जाम्पल सॉल्व करते रहो इसके, इसके सबके, इस एक्सरसाइज के भी, मिसलेनियस के भी। कल से हम मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस बोलो, कितने क्वेश्चन है? 70। सो 1 और 2 डेज में उसको भी खत्म करने की कोशिश करें, कल से स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड